हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आशीष आप सबको स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारा प्रयास है आप लोगों के संघर्ष से लेकर सफलता की ओर, और इस प्रयास में हमारे लेकर उपस्थित हुए हैं हिस्ट्री की, इतिहास की घटनाचक्र सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमने लिया है दक्षिण भारत में चोल वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश और इनके संगम के युग से। संगम होता है बेसिकली कवियों की गोष्ठी से। संगम क्या होता है दोस्तों? संगम होता है कि जो कवियों का सम्मेलन होता था, कवियों की गोष्ठियाँ होती थी, कवि इकट्ठे होते थे, उसको संगम नाम दिया गया है। ठीक है दोस्तों। और उस गोष्ठियों में जो कवि अपना साहित्य रचा करते थे, उसको उन्होंने संगम साहित्य के नाम से वर्णित किया है। ठीक है। संगम कालीन में जो संगम काल का ये साहित्य था, इसमें सभी राजाओं के लिए कौन, को और मन्नन शब्द का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। संगम युद्ध में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए हैं। पहला संगम हुआ था मदुरई में, जिसकी अध्यक्षता की थी अगस्त्य ऋषि ने। दूसरा संगम हुआ था कपाटपुरम में, जो कि अगस्त्य ऋषि ने ही इसके अध्यक्षता की थी। तीसरा संगम मदुरई में हुआ था, लेकिन इस बार जो अध्यक्षता की थी वह नक्कीरर ने की थी। किसने? नक्कीरर ने। दोस्तों, दक्षिण भारत में जो आर्यकरण का श्रेय जाता है वह महर्षि अगस्त्य जी को जाता है, और इन्हें तमिल साहित्य के जनक के रूप में भी जाना जाता है। किसमें? तमिल साहित्य के जनक के रूप में। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब इस वीडियो में जो जानेंगे वह चोल साम्राज्य, चालुक्य साम्राज्य और पल्लव साम्राज्य के समय के बारे में जानेंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? जो चोल साम्राज्य था उसकी नींव किस राजा के द्वारा डाली गई थी? कृष्ण प्रथम, राजराज चोल, विजयालय, परांतक। तो दोस्तों, इनका जो जवाब है वह है विजयालय। विजयालय के द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी। ठीक है। अब ये चोल साम्राज्य की नींव डालने वाले विजयालय कौन थे? ये पल्लवों के एक सामंती सरदार थे। कौन? पल्लवों के एक सामंती सरदार थे, और इन्होंने 850 ईस्वी में, कब? 850 ईस्वी में तंजौर को अपना अधिकार क्षेत्र बना लिया था। किसको? तंजौर को अपना अधिकार क्षेत्र बना लिया था। ठीक है दोस्तों। तो आपसे पूछा जा सकता है किसने की थी? विजयालय ने। विजयालय कौन थे? यह पल्लवों के एक सामंती सरदार थे, और कब की थी इन्होंने? 850 ईस्वी में तंजौर में अपना अधिकार बना लिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? बृहदीश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर और लेपक्षी मंदिर। तो कौन सा मंदिर है? यह मंदिर है आपका बृहदीश्वर मंदिर। कौन सा? बृहदीश्वर मंदिर। ठीक है। और ये आपका तंजौर में है। कहाँ पर है? तंजौर में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण कराया था राजराज प्रथम ने। किसके समय काल में हुआ था? राजराज प्रथम के समय काल में इस मंदिर का निर्माण हुआ था तंजौर में। ठीक है दोस्तों। चलिए, और यह मंदिर जो है द्रविड़ शैली का सबसे उत्तम, सबसे बेस्ट नमूना है। किसका? द्रविड़ शैली का। 3 शैली हमने पढ़ी थी, द्रविड़, नागर और बेसर। ठीक है। तो ये द्रविड़ शैली का सबसे उच्चतम नमूना है। चलिए नेक्स्ट, तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासन काल में चोल सम्राट किसमें? अभी आपको बताया, राजराज प्रथम के समय में। ठीक है। चलिए, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? विजयनगर, मालाबार, होयसल, कोरोमंडल। तो इनका साम्राज्य फैला था वह कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों से लेकर कुमारी अंतरीप तक का फैला हुआ था।
ठीक है। और इसमें आपका कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग, दक्कन के भाग कौन से, उरैयूर, कावेरीपट्टनम, तंजावुर, ये सब इनके अधिकार में आते थे। किसके, चोलों के अधिकार में। कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग, दक्कन के भागों में आपका उरैयूर, कावेरीपट्टनम, तंजावुर, ये सब। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, चोलों की राजधानी थी कावेरीपत्तन, महाबलीपुरम, कांची, तंजौर। तो चोलों की राजधानी कौन सी थी, तंजौर। ठीक है। निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी, साम्राज्य का मंडलम में विभाजन, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, राज्य के मंत्रियों को समस्त अधिकार, या कर संग्रह प्रणाली का सस्ता व उचित होना। बताइए कौन सी विशेषता थी चोल साम्राज्य की, चोल के प्रशासन की। तो चोल प्रशासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता थी दोस्तों कि यह असाधारण शक्ति तथा समता है। क्या है, असाधारण शक्ति और समता है, जो स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। इसलिए इस काल में स्वायत्त शासन पूर्णतः ग्रामों में ही क्रियान्वित किया गया। कहाँ पर, ग्रामों में ही क्रियान्वित किया गया। इसका मतलब ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता इनकी मुख्य विशेषता थी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए। तो चोल युग, जो चोल युग है वह किस लिए प्रसिद्ध था, धार्मिक विकास, ग्रामीण सभाएं, राष्ट्रकूटों से युद्ध, लंका से व्यापार। तो भाई अभी हमने पढ़ा ग्रामीण सभाओं के लिए चोल युग प्रसिद्ध था। चोल युग प्रसिद्ध क्यों था, ग्रामीण सभाओं के लिए। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था। तो हमने पढ़ा अभी चोलों में, किसके, चोलों के समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था कौन सा, अभी आपको बताया चोल। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वे कहाँ पर स्थित हैं। चोलों के अधीन जो ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे थे वे किन शिलालेखों में पाए जाते हैं, तंजावुर, उरैयूर, कांचीपुरम, उत्तर मैरूर। तो ये पाए जाते हैं उत्तर मैरूर में। ठीक है। कहाँ पर, उत्तर मैरूर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वॉरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था, पान वारियम, एरी वारियम, टोट वारियम, संवत्तर वारियम। कौन देखता दोस्तों, बताइए। अब वारियम किसे कहा जाता था, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो जो चोल काल में गांवों की गतिविधियों की, कौन, चोल काल में, चोल के साम्राज्य में जो गांवों की गतिविधियों की देखरेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी, एक कार्यकारिणी समिति जो गांवों की गतिविधियों की देखरेख करती थी उसको वारियम कहा जाता था। क्या कहा जाता था, वारियम। और उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति को टोट वारियम कहा जाता था। क्या कहा जाता था, टोट वारियम कहा जाता था। और आपकी संवत्सर वारियम क्या थी, यह वार्षिक समिति थी। एरी वारियम क्या थी, यह तालाब समिति थी। और पौन वारियम क्या थी, यह आपकी स्वर्ण समिति थी। तो 4 समिति आपकी यहाँ पर बताई गई हैं। पूछा गया था आपका उद्यान प्रशासन के लिए कौन सा वारियम, तो टोट वारियम था। पान वारियम जो है ये आपके पौन वारियम है, तो पौन वारियम क्या, यह स्वर्ण समिति, सोने की समिति थी। एरिय वारियम क्या है, ये आपकी तालाब की समिति थी। और आपका जो संवत्सर वारियम है ये क्या है, ये वार्षिक समिति थी। ठीक है। चलिए 12, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय कैसी है।
अष्टभुज है 8 भुजाओं वाली है, संगभुज है 6 भुजाओं वाली है, चतुर्भुज है 4 भुजाओं वाली है, या द्विभुज है 2 भुजाओं वाली है। तो चोल काल में जो नटराज की मूर्ति है वह कितनी भुजाओं वाली है? तो वह आपकी दोस्तों 4 भुजाओं वाली, जिसको चतुर्भुज कहते हैं, 4 भुजाओं वाली मूर्ति है। ठीक है, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। निम्न कथनों पर विचार करना है। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। बताइए। तो बिल्कुल सही बात है, इन्होंने बिल्कुल प्राप्त किया था। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की और कुछ क्षेत्रों को जीत लिया। बिल्कुल जीत लिया, ये भी आपका सही है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो इनके लिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। तो जो द्रविड़ देश में चोल आधिपत्य की स्थापना परांतक प्रधान ने की थी, उसने मदुरा के पांड्य राजा को हराकर मदुरई कोंड उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? मदुरई कोंड। फिर राजराज प्रथम ने सबसे पहले चेरों की नौसेना को कंडलूर में परास्त किया था। कहाँ पर? कंडलूर में परास्त किया था चेरों की नौसेना को। उसके बाद राजराज प्रथम और उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की और कुछ क्षेत्रों को जीत लिया था। ठीक है, इसलिए ये दोनों सही थे। ठीक है दोस्तों, चलिए 14। निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? तो किसको? महिषासुर मर्दिनी को, नटराज को, राम को, सोमस्कंद को। तो आपको ये बताया था कि नटराज को। और नटराज किसकी मूर्ति होती है? शिव की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई कौन सी प्रतिमाएं? चोल शासकों के समय में बनी हुई जो प्रतिमाएं थी उनमें सबसे ज़्यादा विख्यात कौन सी हुई थी? बताइए। पत्थर की प्रतिमाएं, संगमरमर की प्रतिमाएं, विष्णु भगवान की पत्थर की शिलाओं पर अंकित प्रतिमाएं, नटराज शिव की कांसे की प्रतिमाएं। बताइए। तो ये आपकी नटराज जो कि शिव की कांसे की प्रतिमाएं थी, ये सबसे ज़्यादा विख्यात हुई हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? चोल, गुप्त, गांधार, मौर्य। तो चोल कला का उदाहरण है। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती हैं? शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती हैं? तो किस रूप में? शिक्षक, नृत्य करते हुए, विश्राम करते हुए, ध्यानमग्न। तो हमने देखा है जो नटराज की मूर्ति है वह नृत्य करते हुए हमें लगती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। 72 व्यापारी, कितने? 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? कलोत्तुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम या राजाधिराज प्रथम? तो कलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में, कार्यकाल में 72 व्यापारी चीन भेजे गए थे। ठीक है, और इनका जो शासनकाल था वह कब से कब तक था? वह 1077 ईस्वी में। कब था? 1077 ईस्वी में 72 सौदागरों, 72 व्यापारियों को एक चोल दूत मंडल के साथ चीन भेजा गया था। ठीक है, चलिए निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल, पल्लव, चेर, राष्ट्रकूट। तो जो आपके चोल साम्राज्य था, चोल राजवंश था, यह अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20।
निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चालुक्य, कदम, चोल, कलचुरी। तो कौन करते थे? चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य में जो राजा होते थे वह अपने जीते जी कहते थे कि मेरा ये अगला उत्तराधिकारी ये व्यक्ति बनेगा, ये पुत्र बनेगा। ठीक है। निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था? निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराज, कुलोत्तुंग। तो कौन था? वह राजेंद्र प्रथम था दोस्तों। राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र राजेंद्र प्रथम था वह सम्राट बना और उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। राजेंद्र प्रथम का काल चोल शक्ति का सबसे उत्कर्ष काल था। राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था। 1017 ईस्वी में उसने संपूर्ण सिंहल द्वीप श्रीलंका को जीत लिया तथा वह सिंहल राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य में लाया। उसने पवित्र गंगाजल लाने के उद्देश्य से उत्तर पूर्वी भारत पर आक्रमण किया तथा पाल शासक महिपाल को पराजित किया और इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गैंगकोंड की उपाधि ग्रहण की। कौन सी? गंगईकोंड। कौन सी? गंगईकोंड की उपाधि ग्रहण की तथा गंगईकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। देख, गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की? तो राजेंद्र प्रथम ने की थी। इसलिए आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ दोस्तों, जिससे कि आपको अगले क्वेश्चन आप देखो तो एकदम स्टक के कि हाँ तो हमने अभी सुना था। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक वरैत कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? तो यह भी आपका राजेंद्र को ही दिया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट 23-4। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो जल सेना जो कि नौसेना आपकी प्रारंभ किसने की थी? यह राजराज प्रथम ने। किसने? राजराज प्रथम ने प्रारंभ की थी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। चोल शासक का नाम बताना है जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। तो अभी हमने सुना था किसने विजय प्राप्त की थी श्रीलंका के उत्तरी भाग पर? राजराज प्रथम ने। किसने? राजराज प्रथम ने विजय प्राप्त की थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? सिलोन श्रीलंका। तो आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, विजयालय। सिंहल द्वीप वह था श्रीलंका का उत्तरी भाग और सिंहल द्वीप श्रीलंका पर विजय किसने प्राप्त की थी? तो वह की थी राजेंद्र प्रथम ने। ध्यान देना दोस्तों, क्वेश्चन सुनने में एक लगते हैं लेकिन मतलब अलग है। उत्तरी श्रीलंका पर किसने किया था विजय प्राप्त? तो वह की थी राजराज प्रथम ने। और जो सिंहल द्वीप है, जो श्रीलंका में सिंहल द्वीप है, उस पूरे द्वीप पर अपना कब्जा किया था, विजय प्राप्त कर ली थी किसने? राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है। चलिए, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो कुलोत्तुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराजेंद्र, राजाधिराज। तो राजेंद्र प्रथम ने तो उस पर अपना हक जमा लिया था, लेकिन कौन से राजा ने स्वतंत्रता दी थी, आज़ाद किया था और उसके राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया था? तो वह था आपका कुलोत्तुंग प्रथम। कौन था? कुलोत्तुंग प्रथम। और उस समय श्रीलंका का राजा विजय बाहु। कौन था श्रीलंका का राजा? विजय बाहु था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28।
भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एरिपति, भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित किया जाता था। दूसरा, तनियूर, एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम। तीसरा, घटिका, प्राय मंदिरों के साथ संबंध, विद्यालय। तो इसमें पहला और तीसरा आपका सही है दोस्तों, दूसरा गलत है, ऑप्शन डी सही होगा। तो जो बात आती है किसकी, तनियूर की, किसकी, तनियूर की। तनियूर को हम तकुर्रम भी कहते हैं। क्या, तनियूर को तकुर्रम भी कहा जाता है। और ये चोल काल में जो स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में ग्राम संघ गठित किए जाते थे, क्या थे, बड़े नगरों में ग्राम संघ, गांवों के संघ गठित किए जाते थे, उनको तनियूर कहा जाता था, न कि ब्राह्मण समूह को दान देने के लिए। ठीक है, तो ये किस लिए थे, यह एक ग्राम संघ होता था जो कि बड़े नगरों में स्थानीय प्रशासन के द्वारा गठित किया जाता था गांवों को। ठीक है ना, तो उसको हम तनियूर कहते थे। बाकी आपका घटिका भी सही है और आपका एरिपति भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी। कौन सी संस्था, श्रेणी, नानादेशी, नगरम, मणिग्राम। तो विदेशी व्यापार से संबंधित कौन सी थी, श्रेणी एक ही प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोगों की समिति होती थी। ठीक है, तो श्रेणी क्या थी, एक ही प्रकार के व्यापार करने वाले लोगों की समिति होती थी। नगरम क्या था, नगरम था आपका व्यापारियों के स्थानीय संगठनों को कहते थे। नगरम व्यापारियों के स्थानीय संगठनों को कहते थे। इस प्रकार के संगठन कांची और मामल्लपुरम में विद्यमान थे। ठीक है, अब बात आती है व्यापारी संघ की। तो व्यापारी संघ कौन कौन से थे, मणिग्रामम, नानादेशी, कलेंग, बलंजियर, इदंगई। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं व्यापारी संघ कौन कौन से थे, मणिग्रामम, नानादेशी, वेलेंग, बलंजियर और इदंगे। ठीक है, और मणिग्रामम और नानादेशी ये आपके पूरे विश्व में विख्यात थे। तो इसका ऑप्शन आपका सी भी सही है और इसका ऑप्शन आपका डी भी सही है दोस्तों। तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, तो ये टाई रहेगा। चलिए नेक्स्ट 30। प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था। प्राचीन भारत में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था। तगर, श्रीपुर, त्रिपुरी, ताम्रलिप्ति। तो कौन सा था, तो वह था आपका तगर। क्या था, तगर, जो कि कल्याण और वेंगी को आपस में जोड़ता था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक, अब तक हमने पढ़ा चोल साम्राज्य, अब हम पढ़ते हैं चालुक्य वंश। तो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था, विक्रमादित्य, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम। तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। तो चालुक्यों के द्वारा महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। चालुक्यों की, क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी, वातापी, श्रावस्ती, कांची, कन्नौज। तो कहाँ पर थी, वातापी। राजधानी कहाँ थी, वातापी। वातापी कहाँ पर है, वातापी है कर्नाटक के बीजापुर जिले में। कहाँ, कर्नाटक के बीजापुर जिले में वातापी।
है और वह चालुक्यों की राजधानी थी। ठीक है, कब थी? 6ठी-7वीं शताब्दी में। कब थी? 6ठी-7वीं शताब्दी में। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि वातापी के जो चालुक्य राजवंश थे उनका वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वह था पुलकेशिन प्रथम। कौन था? पुलकेशिन प्रथम था। और सबसे महान शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, चलिए, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? इलाहाबाद स्तंभ लेख में, ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में, अल्पादुदान लेख में, या हनुम कोंडा उत्कीर्ण लेख में? तो किसमें हुआ है? यह हुआ है दोस्तों ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। कहाँ पे हुआ है? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। और ऐहोल प्रशस्ति जो बादामी के शासक पुलकेशिन द्वितीय के इतिहास को जानने का एक माध्यम है। इस लेख की भाषा संस्कृत है और लिपि दक्षिण ब्राह्मी है। ठीक है, और इसमें कालिदास एवं भारवी के समान वयस प्राप्त किया है और इस अभिलेख में कालिदास के नाम का उल्लेख हुआ है ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राय यवन प्रिय, क्या है? प्राय यवन प्रिय शब्द घोतक था किसका? एक प्रकार के उत्कृष्ट भारतीय मलमल का, हाथी दांत का, नृत्य के लिए यवन राज्यसभा में भेजी जाने वाली नर्तकियों का, या काली मिर्च का? तो जो आपका यवन प्रिय शब्द घोतक था वह था आपका काली मिर्च का। किसका? काली मिर्च का। क्योंकि जो भारतीय काली मिर्च थी यह यूनानियों की और रोम वासियों को बहुत अच्छी लगती थी, बहुत प्रिय थी, इसलिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसे यवन प्रिय यूनानियों के लिए यवन प्रिय कहा गया है और इसकी यूनान एवं रोम में बहुत मांग थी। चलिए नेक्स्ट, तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है। तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है किससे? प्रशासन से, विधि से, व्याकरण और काव्य से, या उपयुक्त सभी से? तो यह संबंधित है आपका व्याकरण और काव्य से। किससे? व्याकरण और काव्य से। और ये लिखा किसने था? ये एक्चुअली जो आपका तोलकाप्पियम ग्रंथ है यह ऋषि अगस्त्य के एक शिष्य थे। क्या नाम था उनका? तोलकाप्पियर। क्या नाम था? तोलकाप्पियर। तोलकाप्पियर ऋषि अगस्त्य के 12 योग्य शिष्य में से एक शिष्य थे और यह एक व्याकरण ग्रंथ के रचयिता थे और उस ग्रंथ का नाम है तोलकाप्पियम। ठीक है, और क्या शैली है इस रचना की? इस ग्रंथ की सूत्र शैली है। क्या शैली है? सूत्र शैली है। चलिए, शिलप्पादिकारम का लेखक कौन था? शिलप्पादिकारम का लेखक कौन था? शिलप्पिकारम का लेखक कौन था? इलंगो, परनर, करिकाल, विष्णु स्वामिन? कौन था दोस्तों? तो इलंगो शिलप्पादिकारम का लेखक था। ठीक है, इलंगो आडिगल। यह संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है और इसका लेखक चोल नरेश करिकाल का पौत्र था। कौन? चोल नरेश जो करिकाल था उनका पौत्र था। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? मदुरई, ताम्रलिप्ति, तोंडी या अरिकामेडु? तो किससे प्राप्त होती हैं? अरिकामेडु से। किससे होती हैं? अरिकामेडु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अरिकामेडु कहाँ पर स्थित है? अरिकामेडु पूर्वी तट पर पौंडीचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में उष्णकटिबंधीय कोरोमंडल तट पर स्थित है। कहाँ पर है? उष्णकटिबंधीय कोरोमंडल तट पर स्थित है। चलिए, अरिकामेडु। नेक्स्ट 39, सूची दी गई है एक, इसमें 2 हैं, एक सूचीबद्ध एक सूची द्वितीय।
इसमें पदों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, आइए। तिरुक्कुरल क्या है? तिरुक्कुरल, तोल्काप्पियम, शिल्पाधिकारम और मणिमेखिले। सूची द्वितीय में है प्रेम कथा, दर्शन, वाणिक कथा, व्याकरण। तो तिरुक्कुरल क्या है? ये आपका दर्शन है। क्या है? दर्शन है। तोल्काप्पियम क्या है? आपने पढ़ा भी, व्याकरण है। शिल्पाधिकारम क्या है? यह एक प्रेम कथा है। और मणिमेखिले क्या है? यह एक वाणिक कथा है। ठीक है, तो इसमें आपको हो जाएगा A2, B4, C1, D3। इसका मतलब आपका ऑप्शन डी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए 40, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्डू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्डू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के नाम से यह नाम को ज्ञात था? अरिकामेडु, ताम्लिप्ति, कोरके, बारबेरिकम। तो कौन था? यह आपका अरिकामेडु। कौन था? अरिकामेडु। नेक्स्ट, रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा, अरिकामेडु, रंगपुर, सतारा। तो ये आपकी अरिकामेडु से प्राप्त हुई है। और यहीं पर भी वह जगह है जहाँ पता लगता है कि रोम वासियों और भारतीयों के बीच में व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे थे। चलिए 42, एम्फोरा जार होता है क्या? एम्फोरा जार क्या होता है? छिद्रयुक्त जार, लंबा एवं दोनों तरफ हत्तेदार जार, चित्रित धूसर जार, या काला और लाल मिट्टी का जार। तो दोस्तों यह एक लंबा और इसके दोनों तरफ हत्ते होते हैं, ऐसे जार को हम एम्फोरा जार कहते हैं। ठीक है, पुराने समय में इसका जो उपयोग होता था वह तेल या शराब को रखने के लिए किया जाता था। ठीक है दोस्तों, और इसके अवशेष हमें कहाँ मिले हैं? अरिकामेडु में। कहाँ मिले हैं? अरिकामेडु के उत्खनन से हमें इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। किसके? एम्फोरा जार के। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? ध्यान देना, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? कदम, चेर, चोल, पांड्य। तो किसका नहीं है? कदम का उल्लेख उसमें संगम साहित्यों में नहीं है। चलिए नेक्स्ट 44, निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? तो कौन नहीं था? चेर, चोल, पल्लव, पांड्य। तो कौन नहीं था? पल्लव नहीं था। कौन नहीं था दोस्तों? पल्लव नहीं था। अगर बात करूं संगम साहित्य में तो उसमें सिर्फ चोल, चेर और पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। किस किस का? चोल, चेर और पांड्य। ठीक है, इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। कदम्ब या अन्य किसी राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। तो यहाँ पर चार थे, चेर, चोल, पांड्य, पल्लव। तो चेर, चोल, पांड्य का तो इसमें उल्लेख है, लेकिन पल्लव का उल्लेख इसमें नहीं होता। चलिए नेक्स्ट, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो किस भाषा में है? तमिल भाषा में है। किस भाषा में है? तमिल भाषा में। चलिए 46, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है? नंदी कलम्बकम, कलिंगतुपर्णी क्या है? कलिंगतुपर्णी या पेरिया पुराणम या कुरल। तो किसको लघु वेद की उपाधि दी गई है? तो आपके कुरल को लघु वेद की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक था? तो कौन था? कंबन, कोटन, नन्य या टिक्कन। तो कौन था? कंबन। कौन था दोस्तों? कंबन। क्या था? यह तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक था। चलिए 48, मध्यकालीन भारत के
सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन क्या है? पहला, तमिल क्षेत्र के सिद्ध सित्तर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। क्या ये सही है दोस्तों? बताइए। बिल्कुल, वे मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। बिल्कुल करते थे। तो इसमें आपका पहला दूसरा दोनों सही हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका सी। ठीक है, चलिए 49 सूची दी गई है दोस्तों। ठीक है, इनको सुमेलित करना है। गुप्त, चंदेल, चालुक्य, पल्लव, बादामी, पनपले, खजुराहो, देवगढ़। ठीक है, तो गुप्त क्या है? गुप्त की जगह है देवगढ़। चंदेल की जगह हमने पढ़ी थी खजुराहो। चालुक्य की हमने पढ़ी है बादामी और पल्लव की हमने पढ़ी है पनमलई। तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा A4 B3 C1 D2, दैट मीन्स ऑप्शन ए आपका से बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? चतुर्वेदी मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गज, मणिग्रामम। चतुर्वेदी मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गज, मणिग्रामम। तो कौन सा था? मणिग्रामम। व्यापारियों का निगम हमने पढ़े थे दो अभी, एक मणिग्रामम। कितने पढ़े थे हमने? हमने पढ़े थे आपके मणिग्रामम, नानादेशीस, व्लैग, क्लेंग, बेल्जियार और इदंगे। और इनमें से मणिग्रामम और नानादेशी जो थे बहुत विख्यात थे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? आपका मणिग्रामम ही है जो इनसे मैच करता है, इसलिए आपका ऑप्शन मणिग्रामम इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तत्कोलम का युद्ध हुआ था। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तत्कोलम का युद्ध हुआ था किसके बीच? चोल एवं उत्तर चालुक्यों के बीच, या चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच, या चोल एवं होयसल के बीच, या चोल एवं पांड्यों के बीच। पांड्यों के बीच। तो किसके बीच हुआ? चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच में आपका तत्कोलम का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो परांतक प्रथम था उनके अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक जो कि कृष्ण तृतीय थे, इनके पश्चिम गंगों जो कि बुतुक द्वितीय की सहायता से तत्कोलम के युद्ध में चोलों को परास्त किया और तंजौर पर अधिकार कर लिया। किसने? राष्ट्रकूटों ने चोलों की जगह तंजौर पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, कृष्ण तृतीय ने इस उपलक्ष्य में तंजयु कोंड की उपाधि धारण की थी। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? तो किसने किया था? मलिक काफूर ने। चोल साम्राज्य को किसने समाप्त किया था? मलिक काफूर ने। और ये मलिक काफूर कौन था? यह अलाउद्दीन खिलजी का सेना नायक था। मलिक काफूर कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का सेना नायक था। ठीक है, चलिए। और इसका जो हमें विवरण मिलता है, इसकी जो हमें ये स्पष्ट होता है, यह होता है अमीर खुसरो के द्वारा लिखी हुई खजाइन उल फुतू से। किससे? खजाइन उल फुतू से इसका विवरण हमें मिलता है। चलिए नेक्स्ट। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो हमने पढ़ा था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। क्या था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था और इसके लिए ही यह विख्यात था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 54। पांड्य राजा की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, वेंगी।
तो कौन सी थी? वेंगी नदी पांड्या राजा की जीवन रेखा थी। ठीक है, नेक्स्ट पांड्य, देखिए दोस्तों दोनों एक साथ आ गए, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। संगमकालीन साहित्य में, संगमकालीन साहित्य में कौन, को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो आपको बताया था शुरुआत में, राजाओं के लिए। किसके लिए? राजा के लिए। तृतीय संगम हुआ था कहाँ पर? मदुरई में हुआ था। कहाँ पर? मदुरई में हुआ था। उसके बाद 3 संगम हुए थे ना, पहला मदुरई में, तीसरा मदुरई में, और दूसरा आपका कहाँ पर हुआ था? कटापुरम में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? तो किसके बारे में हमने पढ़ा था अभी? महर्षि अगस्त्य के बारे में। किसके? महर्षि अगस्त्य के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? तो किसने दिया है? फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग, मातवालिन। तो किसने दिया है? आपके मातवालिन ने। किसने? मातवालिन ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया है। ठीक है, चलिए 60 सूची है दोस्तों। चालुक्य, पल्लव, हर्ष, पांड्य, मदुरई, कन्नौज, बादामी, कांचीपुरम। ठीक है, तो चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? बादामी। पल्लव की राजधानी कौन सी दोस्तों? बताइए। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम। बताइए, पल्लव की राजधानी कौन सी थी? कांचीपुरम। आपकी हर्ष की राजधानी कौन सी थी? कन्नौज। पांड्य की राजधानी मदुरई। पांड्य की राजधानी मदुरई। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन कि A3, B4, C2, D1। दैट मीन्स ऑप्शन ए आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 61, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 6ठी और 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का राज्य एवं उसकी राजधानी सुमेलित नहीं है? कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? पल्लव कांचीपुरम सुमेलित है, पांड्य मदुरई सुमेलित है, चेर पुडुचेरी ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, चेर राज्य की राजधानी जो थी वह आपकी वांजी या आप उसको वांची भी कह सकते हैं। तो वांजी और वांची थी, न कि पुडुचेरी। चोल की तंजौर थी और होयसाल की द्वार समुद्र। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह गलत है दोस्तों। ठीक है, यह सुमेल नहीं करता है, यह मेल नहीं करता है। किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया? किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया? चालुक्य, गुप्त, राजपूत, मौर्य। तो चालुक्य ने नहीं किया दोस्तों। हमने पढ़ा था मौर्य ने भी किया, राजपूतों ने भी किया, गुप्त ने भी किया, लेकिन चालुक्यों ने नहीं किया। ठीक है, चलिए 63, कदम राजाओं की राजधानी थी कौन सी? तंजौर, वनवासी, कांची, बादामी। तो कौन सी राजधानी थी दोस्तों? वनवासी। कौन सी थी? वनवासी राजधानी थी किसकी? कदम राजाओं की। ठीक है, और जो एक कदम राजवंश था इसकी स्थापना किसने की थी? मयूर शर्मन ने। किसने की थी? कदम राजवंश की स्थापना किसने की थी? मयूर शर्मन ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 64, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? कौन सा था? काकीनाडा, मोटुपल्ली, मछलीपट्टनम जिसको मसूलीपट्टनम भी कहते हैं, और नेल्लूरू। तो कौन सा था? मोटुपल्ली। कौन सा दोस्तों? मोटुपल्ली। यह मोटुपल्ली काकतीय राज्य में एक अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन
था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? तो किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? चोल, चेर, पांड्य, चालुक्य। तो किसने भेजा? पांड्य वंश के राजा ने भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट, और पांड्य वंश की राजधानी आपको पता है मदुरई। ठीक है ना, चलिए मीनाक्षी मंदिर स्थित है कहाँ पर? मदुरई में, पुदुकोट्टई में, तंजावुर में, रंगम में। तो कहाँ पर है? मदुरई में। कहाँ पर स्थित दोस्तों? मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। ठीक है, और मदुरई पांड्यों की राजधानी थी। ठीक है ना, और मदुरई में ही आपकी प्रथम और तृतीय संगम आयोजित किए गए थे। प्रथम की अध्यक्षता की थी आपके आचार्य अगस्त्य ने, और तृतीय संगम की अध्यक्षता की थी आपके नक्कीरर ने। किसने? नक्कीरर ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? अभी आपने पढ़ा, कहाँ पर है बताइए? मदुरई में। उसके बाद वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ पर है आपका? तिरुमाल में। उसके बाद महाकाल मंदिर कहाँ पर है आपका? उज्जैन में। कहाँ पर दोस्तों? महाकाल मंदिर आपका उज्जैन में है। और वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ पर बताया? तिरुमाल में। और बेलूर मठ हावड़ा, बेलूर मठ हावड़ा। और बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की गई थी। किसने? स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्यों ने मदुरई में कराया। महाकाल मंदिर उज्जैन में है। ठीक है, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाल में है। वेलूर मठ कहाँ पर है? वेलूर मठ कहाँ पर है? हावड़ा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो 1897 में इसकी स्थापना हुई थी, विवेकानंद जी ने की थी। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, A2, B1, C4, D3। ठीक है, सो दोस्तों ये थे आपके चोल, चालुक्य और पल्लवों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, पांड्यों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इनमें अगर आपने बड़े ध्यान से एक्सप्लेनेशन भी सुना है और पढ़ा है तो आप इसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे दोस्तों। ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक था। अब धीरे धीरे हमारा जो प्राचीन इतिहास है यह ख़त्म होने वाला है। इसके बाद एक दो टॉपिक और हैं, कुछ साहित्यकार हैं उनके साहित्य हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने मध्यकाल की ओर, मध्य इतिहास की ओर। ठीक है, तो साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ, आशा है कि आप लोगों को ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, अपना सपोर्ट कीजिए दोस्तों। चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, जिससे कि हर एक व्यक्ति के पास यह चैनल पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए आपका नमस्कार, धन्यवाद, राम राम दोस्तों।